एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडस स्पोर्ट एंड एनालिसिस में। तो आपने शायद ये खबर सुनी होगी कि चाइना का प्लान है कि वो 2035 तक करीब 1000 J-20 फाइटर्स को ऑपरेशनल कर लेंगे। अब इंडिया जो है उन्होंने भी अपने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे हम प्यार से एम का कहते हैं, इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है, जो कि एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन होगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इंडियन एयरफोर्स किस तरह से पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के साथ इस गैप को कम कर सकता है। ये तो हम सारे जानते हैं कि इंडिया का प्लान है सेल्फ रिलायंस अचीव करना इंडिजिनियस फाइटर जेट्स की डेवलपमेंट में। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए जिसे हम कहते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2024 में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका का डेवलपमेंट भी अप्रूव कर दिया है। लेकिन ये भी सच है कि जब तक एमका ऑपरेशनल होगा ना, तब तक चाइना शायद 1000 J-20 माइटी ड्रैगन 5th जनरेशन जेट्स डिप्लॉय कर चुका होगा। चाइना ने J-20 माइटी ड्रैगन को सक्सेसफुली डेवलप करके अपनी एरोस्पेस कैपेबिलिटीज को दुनिया के सामने दिखाया है। ये 5th जनरेशन ट्विन जेट ऑल वेदर स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो चेंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने प्लाफ के लिए डिजाइन किया है। पहली बार ये 11 जनवरी 2011 को उड़ा और ऑफिशियली 2016 में रिवील किया गया। J-20 के रिलेट हमने कई वीडियोस ऑलरेडी अपनी चैनल पे डाले हैं। अब चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है, जो उसको फ्यूचर एयर कॉम्बैट सिनेरियोज को हैंडल करने में मदद करेगा। इस कंटेक्स्ट में आप देखिए, इंडिया के लिए भी अपने फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को एक्सेलरेट करना जरूरी है, राइट। ये जो J-20 माइटी ड्रैगन्स है, इसने 2017 में सर्विस में एंट्री की थी और प्लाफ के पास अभी 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं। चाइना का गोल है कि देखिए हम 2027 तक इनकी संख्या 400 और 2035 तक 1000 कर देंगे। और ये भी रिपोर्ट है कि चाइना ने कम से कम 6 J-20 जेट्स को सिक्किम रीजन में इंडिया के जो डिफैक्टो बॉर्डर है उससे 150 किलोमीटर अंदर डिप्लॉय किया है। ये जो J-20 है, ये एक सिंगल सीटर मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर है, जो एयर सुपीरियरिटी और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को कंबाइन करता है। अब आईएएफ के पास अभी 36 फ्रेंच बिल्ट राफेल कॉम्बैट जेट्स है, जो J-20 को काउंटर करने के लिए डिप्लॉय किए गए हैं। शिगस्ते एक जगह है जहां पे प्लाफ ने अपने J-20 डिप्लॉय किए हैं। हसीमारा एयरबेस वेस्ट बंगाल से, जहां से लगभग 290 किलोमीटर दूर है, जहां आईएएफ के दूसरे स्क्वाड्रॉन्स के 18 राफेल जेट्स बेस है। अब चाइना कितना भी ये कर ले, कितना भी वो कर ले, लेकिन उसको एक बात माननी पड़ेगी कि वो अभी भी जो उनके फाइटर जेट्स के इंजन है ना, उनके जो इश्यूज है उनको रिजोल्व करने में अभी भी वो स्ट्रगल ही कर रहा है। लेकिन इसी के साथ वो एशिया का पहला देश बन गया है जिसके पास ऑपरेशनल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। और जब तक इंडियन एम का सर्विस में आएगा, यहाँ पे चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट कैपेबिलिटीज को तकरीबन 1.5 डिकेड का मैच्योरिटी एडवांटेज होगा। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। जो हमारे रिटायर्ड एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जी हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया अभी भी अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका के लिए टेक्नोलॉजीज इवॉल्व कर रहा है। एरो इंजन, एएसए रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम, मॉडर्न वेपन्स, एक्शनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और एडवांस्ड एवियोनिक्स में अभी भी काफी काम बाकी है। अब देखिए, इससे काम तो नहीं चलेगा। इस सिचुएशन को देखते हुए इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को तेजी से परस्यू करना होगा, ताकि वो चाइना के J-20 माइटी ड्रैगन का इफेक्टिवली काउंटर किया जा सके। अनडाउटली अब इंडिया के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, उनमें भी आवाज उठ रही है कि इंडिया अपने टाइम फ्रेम को तेजी से बढ़ाए। मार्च 2024 में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने एमका के डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए करीब 15,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया है। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए डीआरडीओ के अंडर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी नोडल एजेंसी होगी और ये एयरक्राफ्ट स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा। हल अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने पर काम कर रहा है ताकि वो आईएएफ के ऑर्डर को पूरा कर सके। पहले वो LCA Mk-1A के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर LCA Mk-2 पर फोकस होगा और उसके बाद एमका की बारी आएगी। अब आडा ने एसर्ट किया है कि वो 25 टन ट्विन इंजन एमका दूसरे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स के साथ बराबर या उनसे भी बेहतर होगा। एयर मार्शल चोपड़ा जी जो है, उनका विचार है कि करंट टेक्नोलॉजी लेवल्स पर इंडिया के लिए अकेले चलना बिल्कुल प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है।
इंडिया को LCA, MK2 और MK को जल्दी से बढ़ाना चाहिए और अपने ममटी लॉयल विंगमैन टेक्नोलॉजी को सही करना होगा। बहुत सारे देश जो है वो कोलैबोरेटिव रूट्स को फॉलो कर रहे हैं अभी। क्या इंडिया भी GCAP या फ्रेंच लेड FCAS प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए? ये मुश्किल फैसला है। उन्होंने ये भी कहा कि कोलैबोरेशन का मतलब है कॉस्ट्स और रिस्क को शेयर करना। नाउ वी विल सी द चॉइस बिटवीन सेल्फ रिलायंस एंड कैपेबिलिटी। देखिए, IAF की परेशानी को और भी बढ़ा देते हुए यहाँ पे उसकी जो बड़ी हिस्से की फ्लीट जो है वो 3rd जनरेशन के फाइटर जेट से बनी है, जबकि उसके जो 2 बड़े दुश्मन हैं उनमें से एक एशिया में तेजी से नए फाइटर जेट्स को शामिल कर रहा है। इंडिया के बैटनॉयर पाकिस्तान शायद MK से पहले एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को हासिल कर सकता है। यहाँ पे देखिए, जो IAF के लिए चुनौती है ना वो बहुत बड़ी है और ये भी दिखाता है कि इंडिया को अपनी कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस को उनको बढ़ाना होगा। देखिए, टर्की जो है उन्होंने 2023 में ही घोषणा की थी कि वो पाकिस्तान के साथ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में इसे ऑफिशियल पार्टनर बनाने के लिए बातचीत शुरू कर रहे हैं। हमें ये बात माननी होगी कि इंडिया डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप ब्रेस है उनके सालों की बंगलिंग के कारण फोर्स अब 2 डिकेड्स की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स खो देने का सामना भी कर रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया ने अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स की खोज लगभग 15 साल पहले ही शुरू की थी, जब उन्होंने रशिया के साथ हाथ मिलाया था 5th जनरेशन फाइटर जेट डेवलप करने के लिए, राइट। देखिए, DRDO को अक्सर इस बात के लिए क्रिटिसाइज होना पड़ता है कि वो एम्बिशियस टाइमलाइन सेट करते हैं सिर्फ उन्हें मिस करने के लिए, ना कि उन्हें पूरा करने के लिए। जो MK के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उन्होंने डेफ एक्सपो 2022 के दौरान कहा था कि देखिए, एक बार प्रोजेक्ट सैंक्शन मिल जाए तो प्रोटोटाइप को 3 साल में रोल आउट किया जा सकता है और उसके 1 से 1.5 साल बाद पहला फ्लाइट होगा। लेकिन द IAF रिसीव्ड द क्लेम विद अ डॉलप ऑफ सॉल्ट। अगर आपको याद होगा तो नवंबर 2022 में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ VR चौधरी जी ने प्रूडेंस की सलाह दी थी। उन्होंने फॉरेन टाइप्स को भी एक बैकअप के रूप में रिकमेंड किया था ताकि ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स और सेंसर्स डेवलप किए जा सके इन केस अगर इंडिजिनियस डेवलपमेंट टाइमलाइन से पीछे रह जाए। देखिए, ये वही बात है जो अभी अनिल चोपड़ा जी कह रहे थे कि हम बाकी जो देश है उनके साथ भी टाई अप कर सकते हैं। फिर IAF चीफ के रिमार्क्स के बाद DRDO चेयरमैन ने 14 फरवरी 2023 को एक नई टाइमलाइन अनाउंस की। इसके मुताबिक MK का पहला फ्लाइट 7 साल ले सकता है और इंडक्शन अब से 10 सालों में हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि पहला फ्लाइट टाइमलाइन पहले ही 2027 से 2030 तक पुश किया जा चुका था और इंडक्शन 2035 के लिए स्लेटेड था। अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि इन ओवर एम्बिशियस टाइमलाइंस का, तो यहाँ पे टर्किश कॉन फाइटर जेट का एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, जिसका विकास जो है वो MK प्रोजेक्ट के साथ ही शुरू हुआ था। देखिए, यहाँ पे इंडियन स्टेल्थ फाइटर्स डेवलप करने के लिए कोर ग्रुप बनाया गया था 2009 में, जिसमें 5 डिफेंस साइंटिस्ट शामिल थे। आशीष कुमार घोष, कृष्णा राजेंद्र नीली, MB अंगदी, AK विनयगम और फेरोजा नौशीद। टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव कमेटी ने दिसंबर 2010 में ही एक नेक्स्ट जनरेशन एयर सुपीरियरिटी फाइटर डेवलप करने का फैसला किया है, जबकि इंडियन प्रोजेक्ट अभी भी ड्राइंग बोर्ड पर ही है। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री का एयरक्राफ्ट अपना पहला उड़ान भर चुका है। चलिए, चाहे अब जो भी कारण हो कि हम पीछे रह गए थोड़ा सा, लेकिन अब हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो मोदी गवर्नमेंट 3.0 सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भरता और सेना की कैपेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाए रखेगा। मिलिट्री की लिथलिटी और कैपेबिलिटी को देश के सामने आने वाले सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी अनुरूप होना चाहिए। चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ IAF का MK प्रोग्राम भी तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। अगर IAF अपने MK को टाइमली डेवलप कर लेता है और उनकी कैपेबिलिटीज को एनहेंस करता है तो वो प्लाफ के साथ टक्कर लेने में कामयाब हो सकता है। लेकिन ये चैलेंज होगा क्योंकि प्लाफ के पास एक बड़ा मैन पावर और रिसोर्सेज है। लेकिन उनको ये भूलना नहीं है कि IAF का एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी कुछ कम नहीं है। अब हम देख सकते हैं कि कैसे दोनों देश अपनी कैपेबिलिटीज और स्ट्रेटेजीज को इवॉल्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। शुक्रिया।